प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के पांचवा स्टेप जो था प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। हमने उसमें ये सीखा कि उसमें हम अपने क्रॉप्स को मेन क्रॉप्स को वीड्स से मतलब कि खरपतवार से कैसे बचाएंगे, राइट। उसमें सीखा हमने। आज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का छठा स्टेप है हार्वेस्टिंग। हमें उसके बारे में पढ़ना है। हार्वेस्टिंग बेसिकली होता है कटिंग ऑफ क्रॉप्स व्हेन इट इज मैच्योर। क्रॉप्स को हम तब काटते हैं जब क्रॉप्स हमारे क्या हो, मैच्योर हो जाए, है ना। आफ्टर 30 डेज आफ्टर 3 and 4 months, है ना। 3-4 महीने के बाद जब हम प्लांट्स को क्रॉप्स को लगाएंगे, है ना, उसके बाद 3-4 महीने के बाद ये जो आता है कब, जब उस क्रॉप्स का प्लांट्स का जो ब्राउनिश कलर आ जाए, गोल्डन ब्राउनिश कलर आ जाता है, पूरा पक के तैयार हो जाता है, तो हम हार्वेस्टिंग करते हैं। हार्वेस्टिंग में जो है क्रॉप्स को हम जमीन के ग्राउंड लेवल से काटते हैं, बिल्कुल ग्राउंड से काटते हैं प्लांट्स को, ठीक है। क्रॉप्स को ग्राउंड से काटते हैं, वो बाय यूजिंग मशीन या मैन्युअली भी। बाय यूजिंग मशीन यूज करते हैं, हार्वेस्टर मशीन होता है, कंबाइन मशीन यूज होता है उसके लिए, और मैन्युअली में सिकल यूज करते हैं, हसुआ, जिसको आपने देखा होगा सबके घरों में होता है। इसके बाद होता है थ्रेशरिंग, है ना। थ्रेशरिंग के बाद होता है विनोइंग। अब थ्रेशरिंग, विनोइंग और हार्वेस्टिंग में क्या डिफरेंस है मैं बताता हूँ। अभी देखिए, जैसे मान लीजिए ये हमारा क्रॉप्स है और अभी ये ग्राउंड से लगा हुआ है। अभी क्रॉप्स बिल्कुल हमारा खड़ा है ना, ये ग्राउंड है, ठीक है, ग्राउंड, ठीक है, और ये हमारा क्या है, क्रॉप्स प्लांट है। तो अगर हमें इसको यहाँ से काटना होगा, यहाँ से हम काटेंगे तो ये प्रोसेस क्या होगा, हार्वेस्टिंग, ठीक है। हम इसको यहाँ से काटेंगे, जब हम इसको यहाँ से काट देंगे तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, मान लीजिए ये इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अब ये इसमें ग्राउंड सरफेस नहीं है, लेकिन ये इस तरीके का आ गया। अब ये प्लांट का जो ब्राउनिश गोल्डन पार्ट है वो है, और उसमें अनाज लगे हुए हैं, ग्रेन्स लगे हुए हैं, तो है ना। अब उसको हम क्या करेंगे, इसको हम करते हैं, अब होता है हमारा थ्रेशरिंग प्रोसेस। इसके बाद क्या होगा, थ्रेशरिंग में क्या होगा कि ये जो पार्ट है ये भूसा बन के बाहर आ जाएगा एक तरफ से, और अनाज जो हमारा जो मेन अनाज है, ग्रेन्स है, वो एक तरफ से क्या होगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है। अगर अगर ग्रेन्स में कुछ पार्ट है ना, ग्रेन्स में अगर कुछ पार्ट जो है भूसा का रह गया या काफ का रह गया, है ना, तो वो नेक्स्ट स्टेप विनोइंग का होता है, जिसमें हम क्या करते हैं विनोइंग में कि हम अपने अनाज को ग्रेन्स को जो काफ होता है या वेस्ट पार्ट्स होता है काफ का, उसको हम क्या कर अलग करते हैं। किसको, वो हवा के माध्यम से अलग करते हैं, जिसमें विनोइंग मशीन भी होता है एक, और मैनुअली भी करते हैं। मैनुअली क्या करते हैं कि हम क्या करेंगे, जैसे हमारा अनाज है उसको हम एक सूप में लेकर के, और मान लीजिए इस इधर से इधर की तरफ हवा चल रही है, तो सूप में लेके ऐसे ऐसे करेंगे, तो उसको आराम से धीरे धीरे गिराते रहेंगे क्रॉस करके, तो क्या होगा, अनाज जो भारी है वो जमीन में नीचे जमीन में गिरेगा, और जो छोटे छोटे काफ पार्टिकल्स होंगे, जो भूसा का छोटा छोटा पार्ट होगा, वो क्या होगा, हवा के बहाव के साथ में हवा में बह करके थोड़ा दूर जाके गिरेगा। तो उस तरीके से हमारा अनाज और काफ क्या होगा, दोनों अलग अलग हो जाएगा, राइट। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, विनोइंग। अब हार्वेस्टिंग जो होता है उसमें मैंने बताया एक मशीन यूज होता है, हार्वेस्टर में सिर्फ हार्वेस्टिंग होगा, है, जमीन से मतलब ग्राउंड से क्रॉप्स को काट के अलग कर देगा, राइट। दूसरा मशीन यूज होता है कंबाइन। अब कंबाइन का मतलब ये समझ लीजिए, कंबाइन का मतलब है कि मिलावट, है ना, मिलावट। तो इसमें दो प्रोसेस एक साथ परफॉर्म हो जाता है इस मशीन में, हार्वेस्टिंग भी हो जाती है और थ्रेशरिंग भी हो जाती है। एक तरफ से फसल को काटता है, दूसरी तरफ से क्या होता है, उसी फसल को, उसी क्रॉप्स को मशीन में डाल करके, है ना, भूसा अलग कर देता है और ग्रेन्स अलग कर देता है। कंबाइन मशीन में दो प्रोसेस एक साथ परफॉर्म होते हैं, ठीक है। अगर आपसे कोई डिफरेंस पूछे हार्वेस्टर और कंबाइन में क्या डिफरेंस है, तो आपको बताना है। इसमें सिर्फ हार्वेस्टिंग होगा, लेकिन इसमें थ्रेशरिंग और हार्वेस्टिंग और थ्रेशरिंग दोनों प्रोसेस हो जाता है, राइट। तो आपको डिफरेंस पता होनी चाहिए। अब हम आते हैं, जब हमने फसल को काट लिया, ग्रेन्स को उसमें हमने ग्रेन्स अलग कर लिया, तो हम क्या करेंगे, उसको घर में लाएंगे, तो उसको कहीं ना कहीं तो रखना पड़ेगा हमें, है ना। अब चाहे हम उसको बोरों में भर के रखें या कहीं ना कहीं तो रखना पड़ेगा हमें उसको। जब हम उसकी स्टोरेज करते हैं, है ना, कहीं रखते हैं उसको, उस प्रोसेस कौन सा होता है, स्टोरेज, ठीक है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्टोरेज। स्टोरेज बेसिकली होता क्या है कि जो अनाज हमारे घर में आया उसको हम एक साथ कहीं पे इकट्ठा करके रखते हैं लंबे समय के लिए, है ना, कि साल भर यूज करें, या फिर उसको अगले साल तक के लिए, या कई 2 साल 3 साल के लिए हम उसको एक साथ रखते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, स्टोरेज। अब देखिए, जब हमारा क्रॉप्स हम अनाज कट के आएगा, अगर फ्रेश है, जैसे हमने खेतों में से क्रॉप्स हार्वेस्टिंग करके लाया, थ्रेशरिंग और विनोइंग हो गया,
तो उस समय उस अनाज में, ग्रेन्स में मॉइस्चर होगा, है ना, मॉइस्चर पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। तो उस मॉइस्चर पार्टिकल्स को हमें सबसे पहले क्या करते हैं, धूप में सुखा करके उसको, उसमें से मॉइस्चर रिमूव करते हैं, है ना, रिमूव करते हैं। क्योंकि अगर मॉइस्चर होगा तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इंसेक्ट्स लग सकते हैं, है ना, इंसेक्ट लग जाएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक कर देगा, तो जो उसका जर्मिनेशन कैपेबिलिटी है वो खो देगा, वो खत्म हो जाएगी। तो हमारा क्या अनाज बर्बाद हो जाएगा, ठीक है, वो हेल्दी फिर नहीं रह पाएगा, यूज के लायक नहीं बचेगा। तो उसको हम क्या करते हैं, धूप में सुखा करके सबसे पहले तो उस अनाज को धूप में सुखाते हैं और उसमें से मॉइस्चर पार्टिकल्स रिमूव करते हैं। जब मॉइस्चर रिमूव हो जाता है तो फिर हम उसको जूट के बोरा में, बैग में, जूट के बैग्स में भर करके, या फिर आयरन सिलॉस होता है, सिलॉस बड़े बड़े बने होते हैं, है ना, दिखाता हूं मैं आपको। इसमें देखिए इस तरीके के बने होंगे सिलॉस, है ना, उस तरीके के बने, इसमें हम भरते हैं, या फिर इस तरीके से बोरों में भर के बनते हैं, रखते हैं। तो उसमें बोरों में भर के कहीं एक जगह छाया में हम उसको रख देंगे, या फिर सिलॉस में जो आयरन का बना होता है बॉक्स, है ना, उसमें हम रखते हैं। जब आयरन के बॉक्स में बनता है तो आपने देखा होगा गाँव में, अपने घर के अगल बगल में लोग करते क्या है, जब आयरन बैग में भरते हैं तो आयरन बॉक्स में भरते हैं अनाज को, तो उसमें क्या नीम की सूखी पत्ती भी यूज कर देते हैं, नीम की सूखी पत्ती डाल लेते हैं, है ना। नीम क्या होता है, एंटी बैक्टीरियल, एंटी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। अगर नीम की पत्ती डालेंगे तो उससे क्या होगा, उसमें बैक्टीरिया नहीं लगेगा, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें अटैक नहीं करेगा उस फसल में। तो नीम की सूखी पत्ती भी डाल देते हैं। दूसरी चीज है, कुछ केमिकल्स की टैबलेट भी आती है छोटी छोटी, वो भी डालते हैं, उससे भी नहीं लगता है ना। या फिर हम अनाज को अगर बोरा में भर के रखेंगे तो हमें ऐसी जगह रखना पड़ेगा जहां चूहों से बचाया जा सके, राइट उसको कुतर न दे, रेट से बचाया जा सकता है ना। तो ये स्टोरेज के टाइम पे इन सब चीजों के हमें ध्यान रखनी पड़ती है। अब हमें एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के 7 स्टेप हमने देख लिया। पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, जिसमें प्लॉइंग और लेवलिंग पढ़ा हमने। फिर हमारा आया प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बाद सोइंग ऑफ सीड, है ना। तो उसमें हमने देखा सिलेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीड के सोइंग करने के लिए, सीजन के अकॉर्डिंग बहुत सारे उसके बारे में डिटेल में पढ़ा। इसके बाद एडिंग मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर्स पढ़ा हमने, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का तीसरा स्टेप। चौथा स्टेप एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का पढ़ा हमने, इरिगेशन, जिसमें वाटर सप्लाई, है ना, वाटर फील्ड में हम वाटर सप्लाई करते हैं, फील्ड में वाटरिंग करते हैं प्लांट्स को। पांचवा स्टेप जो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। अगर कोई वीड्स जो है ना, कोई अनडिजायरेबल और अनवांटेड प्लांट्स मेन क्रॉप्स के साथ उग आए हैं तो उसको हमें उखाड़ना है वहां से। छठा आपने हार्वेस्टिंग और सातवां स्टोरेज पढ़ा। अब एक और अलग टॉपिक है इसमें, एनिमल हस्बेंड्री, जिसमें इसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन से ज्यादा कुछ भी नहीं है। आप 10th क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे ये एनिमल हस्बेंड्री के बारे में, है ना। अभी सिर्फ इस चैप्टर में 8th क्लास में सिर्फ इंट्रोडक्शन है। एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है कि जो अगर कुछ फूड के लिए, कुछ फूड प्राप्त करने के लिए हम अपने घरों में एनिमल्स को पालते हैं, उसको एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। वो फूड कौन कौन सा होता है, जैसे मिल्क के लिए हम कुछ जानवर पालते हैं अपने घरों में, मिल्क हो गया, एग्स हो गया, है ना, मीट हो गया, है ना। इसके बाद मीट के बाद एग्स है, मीट है, फिश है। इन सब चीजों के लिए जो हम अपने घर में एनिमल को पालते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं, राइट। ये सब चीजें इसमें जो क्या होता है कि जैसे मिल्क हमें किनसे मिलता है, जैसे बुफेलो हो गया, काऊ हो गया, कभी कभी गोट से भी मिलता है, राइट, इन सब चीजों से। तो इसके लिए हमें पालना पड़ता है एनिमल्स को। अपने घर में एग्स हमें मिलता है, जैसे एग्स चाहिए तो चिकन का, मतलब हेन चिकन होता है उसका, इसके, या फिर मुर्गी का या बत्तख का, है ना, डक का है, इन सब के एग्स हम खाते हैं। मीट के लिए भी चिकन हो गया, गोट हो गए, है ना। और फिश के लिए तो फिश तो आपको पता ही है, फिश हमें पालना पड़ता है तालाब में। तो इन सब चीजों के लिए प्राप्त करने के लिए, जैसे मिल्क से मिल्क प्रोडक्ट और ये सब चीजें, ये सब हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरत है। मिल्क एक कंप्लीट फूड है ना। इसमें भी हमें बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं, फैट्स मिलते हैं। फिश में भी सबसे ज्यादा विटामिन डी मिलता है और मिनरल्स मिलते हैं, जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरत है। फिश खानी चाहिए
और एग्स में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरत है। तो इन सब पर्पस की वजह से जिस एनिमल को हम अपने घरों में पालते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री। इसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो इस तरीके से ये चैप्टर हो गया फिनिश। अब हमें इस चैप्टर का सिर्फ एक्सरसाइज या क्वेश्चन आंसर बचे हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे। तो आपको क्या करना है, अब जो जिस नेक्स्ट वीडियो में अगर मैं क्वेश्चन आंसर बताऊं तो आपको नोटबुक में पेन और पेंसिल से या जिस भी कलर जिस भी से आप लिखते हैं प्रॉपर नोट्स बनानी है आपको। ठीक है, फिर आपका उसी एक्सरसाइज का टेस्ट भी होगा, यूनिट टेस्ट भी होगा, तो आपको उससे पहले प्रॉपर नोट्स बनानी है और उसको आपको रिवाइज करना है। ओके, थैंक यू।